हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पॉइंट टू पॉइंट एजुकेशन। आज की यह टेस्ट सीरीज श्रृंखला न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स अर्थात पोषक तत्व पर आधारित होगी। आज हम पोषक तत्व से संबंधित ऐसे प्रश्नों का अध्ययन करेंगे जो गत वर्षों में टीजीटी और पीजीटी बायो में पूछे जाते रहे हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की अपडेट मिलती रहेगी। तो चलिए फ्रेंड्स, श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और आते हैं सबसे पहले अपने महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन पौधे के लिए आवश्यक पोषक तत्व नहीं है? ऑप्शन ए लोहा, ऑप्शन बी मैग्नीज, ऑप्शन सी लेड, ऑप्शन डी जिंक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लेड। लेड पौधे के लिए आवश्यक पोषक तत्व नहीं है। कुल 17 तत्वों को पौधों के लिए अनिवार्य माना गया है। इन तत्वों को उनके परिणात्मक आवश्यकता के अनुसार दो भागों में बांट दिया गया, जिसमें प्रथम है दीर्घ पोषक तत्व और दूसरा है लघु या सूक्ष्म पोषक तत्व। तो दीर्घ पोषक तत्व में हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस तथा सल्फर को शामिल किया गया है। ये दीर्घ पोषक तत्व कहलाते हैं। और दूसरा है हमारा सूक्ष्म या लघु पोषक तत्व। तो उसमें बोरोन, क्लोरीन, कॉपर, आयरन, मैग्नीज, मोलिब्डेनम, निकेल तथा जिंक, इन सभी को शामिल किया गया है। तो पौधे के लिए आवश्यक तत्व लेड नहीं है, जबकि लोहा, मैग्नीज और जिंक ये सभी पोषक तत्व हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सूक्ष्म पोषक है? ऑप्शन ए आयरन, ऑप्शन बी कैल्शियम, ऑप्शन सी मैग्नीशियम, ऑप्शन डी ऑक्सीजन। तो जैसा कि मैं अभी आपको बता चुकी, सूक्ष्म पोषक तत्व कौन से होते हैं और दीर्घ पोषक तत्व कौन से होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए आयरन सूक्ष्म पोषक तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन एक सूक्ष्म पोषक तत्व है? लोहा, मैग्नीशियम, कैल्शियम, नाइट्रोजन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, लोहा सूक्ष्म पोषक तत्व है। बार बार पूछा हुआ प्रश्न है, टीजीटी बायोलॉजी 2005 में पूछा गया है और पीजीटी बायोलॉजी 2009 में भी पूछा गया है। तो राइट ऑप्शन लोहा। क्वेश्चन नंबर 4, कौन सी फसल में अत्यधिक प्रोटीन होता है? चावल, गेहूं, दालें या मिलेट? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दालें। दाल वनस्पति जगत में प्रोटीन का मुख्य स्रोत होती हैं। मटर, अरहर, चना, मूंग, मसूर इत्यादि से दाल प्राप्त होती है। दाल में कुल वजन का लगभग 25% प्रोटीन होता है, जो कि गेहूं के मुकाबले दुगना तथा चावल के मुकाबले 3 गुना होता है। तो इसीलिए फसल में अत्यधिक प्रोटीन जो होता है वो दालों में होता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पोषक तत्व पौधों में शर्करा के स्थानांतरण महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है? इनमें से कौन सा पोषक तत्व है जो पौधों के शर्करा के स्थानांतरण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है? ऑप्शन ए लोहा, ऑप्शन बी जिंक, ऑप्शन सी बोरोन या ऑप्शन डी मैग्नीज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बोरोन। बोरोन पौधों द्वारा बोरेट या टेट्राबोरेट के रूप में अवशोषित किया जाता है। यह पोषक तत्व पौधों में शर्करा के स्थानांतरण में सहायक होता है। यह कोशिकीय विभेदन एवं विकास को भी नियंत्रित करता है और यह दलहनी पौधों में मूल ग्रंथिकाओं के बनने के लिए भी आवश्यक होता है। तो पोषक तत्व पौधों में शर्करा के स्थानांतरण के लिए जो भूमिका अदा करता है वो होता है बोरोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन नाइट्रोजेनेसिस का एक घटक है?
Mg, MO, K या Mn? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, MO। MO जिसे मॉलिब्डेनम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोरोसिस की प्रक्रिया प्रदर्शित करती है तेज रोशनी में, अत्यधिक श्वसन के कारण, अंधेरे के कारण, लोहा तथा मैग्नीशियम तत्व के अभाव के कारण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लोहा तथा मैग्नीशियम तत्व के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन से तत्व जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण में मुख्य भूमिका निभाते हैं? ऑप्शन नंबर फर्स्ट मॉलिब्डेनम, ऑप्शन बी मैग्नीज, ऑप्शन सी कॉपर, ऑप्शन डी जिंक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट मॉलिब्डेनम। मॉलिब्डेनम आयन तथा नाइट्रोजन चक्र में भूमिका निभाता है। इसका अवशोषण पादप MO+2 के रूप में करते हैं। यह तत्व नाइट्रोजेनेसिस एंजाइम का महत्वपूर्ण घटक होता है, जो कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्रिया के लिए आवश्यक एंजाइम होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मॉलिब्डेनम। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताजे जल परितंत्र में शैवाल की वृद्धि के लिए सबसे सीमाकारी कारक है कार्बन डाइऑक्साइड, जल, नाइट्रोजन या प्रकाश? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जल। ताजे जल परितंत्र में जल की सतह पर शैवालों की वृद्धि के लिए सबसे महत्वपूर्ण सीमाकारी कारक जल ही होता है। तो राइट ऑप्शन जल। आगे का क्वेश्चन देखते हैं, पलवार बिछाना सहायक होते हैं मृदा की उर्वरकता में, मृदा की आर्द्रता के संरक्षण में, कीचड़ बनाने में या मत्स्य उत्पादन में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट मृदा की उर्वरकता में। भूमि के किसी क्षेत्र पर बिछाई जाने वाली सामग्री, तिनके, पत्तियां, घास, प्लास्टिक, कोई भी पतली चादर आदि को हम पलवार या मल्व कहते हैं। यह जरूरी नहीं है कि पलवार कोई जैविक चीज ही हो। पलवार स्थायी भी हो सकता है या अस्थायी भी हो सकता है। पलवार बिछाने के कई भी फायदे होते हैं, जो भूमि की उर्वरकता व स्वास्थ्य की वृद्धि, जैसे भूमि की नमी का संरक्षण और खरपतवारों की वृद्धि रोकना, क्षेत्र के दृश्य सौंदर्य को बढ़ावा देना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट मृदा की उर्वरकता में। आगे का क्वेश्चन देखते हैं, पौधों का मृदा विहीन संवर्धन कहलाता है। ऑप्शन ए हार्टिकल्चर, ऑप्शन बी पोमोकल्चर, ऑप्शन सी हाइड्रोपोनिक्स या ऑप्शन डी एक्वाकल्चर? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रोपोनिक्स एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें खनिज पोषक तत्वों के विलयन के प्रयोग द्वारा जल में पौधों को उगाया जाता है। यह पौधों को उगाने की एक ऐसी विधि होती है जिसमें मृदा की आवश्यकता नहीं होती। तो पौधों का मृदा विहीन संवर्धन जो कहलाता है उसे हम हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक एंजाइम का अमीनो अम्ल वाला भाग कहलाता है एपो एंजाइम, सेकंड होलो एंजाइम, थर्ड को एंजाइम या डी कोफैक्टर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट एपो एंजाइम। एपो एंजाइम एक निष्क्रिय एंजाइम होता है। कैसा होता है? एक निष्क्रिय एंजाइम होता है जो कि कार्बनिक या अकार्बनिक कोफैक्टर से जुड़कर सक्रिय एंजाइम बनाता है। किसी एंजाइम या प्रोटीनीय भाग एपो एंजाइम कहलाता है। क्योंकि अमीनो अम्ल प्रोटीन का घटक होते हैं, इसीलिए इसका सही आंसर एपो एंजाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टोमैटीय नियमन में निम्न धातु आयन प्रयुक्त होता है आयरन, जिंक, मैग्नीशियम, पोटेशियम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पोटेशियम। ऑप्शन नंबर डी पोटेशियम।
गार्ड कोशिकाओं में मैलिक एसिड मैलेट आयन तथा हाइड्रोजन आयन में टूट जाती है और मैलेट आयन पोटेशियम आयन क्रिया करके पोटेशियम मैलेट बनाता है, जिससे गार्ड कोशिकाओं की परासरण दाब बढ़ जाता है, जिससे अंत परासरण क्रिया होती है और रंध्र खुल जाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पोटेशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, Mn की कमी से उत्पन्न पादप रोग है फूलगोभी का भूरापन, मटर का मार्स स्पॉट या मक्के का सफ़ेद कलिका या चावल का खैरा रोग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मटर का मार्स स्पॉट। लेग्यूम पौधों में Mn की कमी से बीज पत्रों में भूरे धब्बे उत्पन्न हो जाते हैं और उसी को हम कहते हैं मटर का पार्स स्पॉट रोग। तो सही आंसर इसका Mn की कमी से उत्पन्न पादप रोग मटर का मार्स स्पॉट रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन एंजाइम ऑक्सीजन द्वारा निष्क्रिय हो जाता है? डिहाइड्रोजिनेज, सेकंड नाइट्रोजिनेज, सी फॉस्फेटेज या डी यूरिएज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, डिहाइड्रोजिनेज। नाइट्रोजिनेज एंजाइम और नाइट्रोजन स्थिरीकरण में भाग लेते हैं। मोलिब्डेनम इस एंजाइम का घटक होता है, परंतु यह एंजाइम ऑक्सीजन की उपस्थिति में निष्क्रिय हो जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, पादप वृद्धि पर अकार्बनिक लवणों के प्रभाव को सर्वप्रथम दर्शाया था? वुडवर्थ ने, स्टीवर्ट ने, डी सस्यूर ने या नोप ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नोप ने। नोप ने सर्वप्रथम पौधों को कृत्रिम संवर्धन माध्यम में जल तथा खनिज की उपस्थिति में उगाया था तथा अकार्बनिक लवणों के प्रभाव को दर्शाया। डी सस्यूर ने सर्वप्रथम यह बताया कि पौधे मृदा से खनिज को अवशोषित करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नोप। ये थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न जो हमने देखे और विस्तार से समझे। आई होप मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।